बच्चों, सबसे पहले आपको मेरे तरफ से सुप्रभात। आज फिर मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण लेकर आया हूँ, जिसका पहला चैप्टर है भाषा, व्याकरण तथा लिपि। तो भाषा, व्याकरण तथा लिपि का इसका पहले मैंने आपको भाग 1 दिखाया था, भाग 1 पढ़ाया था, जिसमें कि आपने भाषा, व्याकरण तथा लिपि के बारे में पढ़ा था। फिर मैं उसी चैप्टर का भाग 2 लेकर आया हूँ, जिसका आपको आगे शेष भाग पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ने वाली बात है कि बोली क्या है, बोली किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बोली की परिभाषा क्या होती है। तो बोली की परिभाषा है, सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, मगही, बुंदेलखंडी, मैथिली इत्यादि। अब आपको सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं जो परिभाषा है, इसमें सीमित क्षेत्र क्या होता है यही आपको समझना है। कहने मतलब ये हुआ कि इसका पहले मैंने भाषा पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था कि भाषा वो है जो कि प्रत्येक देश का, राज्य का भाषा होती है। तो इसमें क्या है कि बोली वह चीज़ है कि जो स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है। स्थानीय लोगों का मतलब हुआ कि जो हमारे आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, सिर्फ वही इस भाषा का प्रयोग करते हैं। कहने मतलब ये हुआ, सीमित क्षेत्र का मतलब हुआ कि सीमित दायरे में, अगर हमारा एरिया 15 किलोमीटर के अंदर आता है, 20 किलोमीटर के अंदर आता है, तो 20 किलोमीटर के अंदर एक अलग तरह की भाषा का प्रयोग होता है। उसके बाद 20 किलोमीटर के बाद फिर अलग भाषा का प्रयोग होता है, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर के बाद अलग भाषा का प्रयोग होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रत्येक 20 किलोमीटर या 22 किलोमीटर के बाद आपका लैंग्वेज चेंज होता है। तो 20 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं सीमित क्षेत्र। बस वही 20 किलोमीटर के अंदर ही हमको उस भाषा का प्रयोग करना है। उसी 20 किलोमीटर के अंदर ही लोग उस भाषा को जानते हैं, उसके बाहर उस भाषा को लोग नहीं जानते हैं। तो जो 20 किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं वही सीमित क्षेत्र कहलाता है। ये 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 20 किलोमीटर भी हो सकता है, 15 किलोमीटर भी हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी अपनी भाषा, आपके घर की भाषा कुछ और होती है और दूसरे जगह की घर की भाषा कुछ और होती है। जैसे कि आप सुने होंगे, आप अपने घर में जो आप भाषा का प्रयोग करते हैं, शुद्ध हिंदी नहीं बोल के आप घरेलू भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जो अपने घर में लोग घरेलू भाषा का प्रयोग करते हैं उसे ही बोली कहा जाता है, जो कि प्रत्येक जिला, प्रत्येक 15-20 किलोमीटर के बाद बदलता रहता है। ये बड़े स्तर पर नहीं बोला जाता है। ऐसा नहीं कि ये पूरे राज्य में बोला जा रहा है या पूरे देश में बोला जा रहा है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, जो बस वहीं तक बोला जाता है। इसके बाद फिर लैंग्वेज, भाषा चेंज हो जाती है। तो जो भाषा सीमित क्षेत्र तक बोला जाता है, सिर्फ स्थानीय लोग ही बोल पाते हैं। उस जगह के उस जगह में जो रहते हैं सिर्फ वही बोल पाते हैं। तो इसे ही हम बोली कहते हैं। जैसे कि आपको हम उदाहरण दे रहे हैं कि गंगा के उस पार या फिर छपरा के तरफ आप लोग देखते होंगे कि 6-6 करके बोला जाता है। देखिए, हम लोग की भाषा
घर में ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे कि बाहर की तरफ, मुकामा की तरफ एक अलग ही भाषा का प्रयोग होता है, एक अलग ही घरेलू भाषा का प्रयोग होता है। तो गंगा के उस पार फिर बाहर की तरफ अलग अलग घरेलू भाषा है, तो उसे ही हम बोली कहेंगे, जो कि स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है। जैसे हरियाणवी भी एक बोली है, जो कि सिर्फ उसी वहाँ के लोगों के द्वारा ही बोली जाती है। इसके अलावा जो वहाँ के उस क्षेत्र के जो बाहर के लोग हैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, उस भाषा को वो नहीं जानते हैं। राजस्थानी, तो जो लोग वहाँ बसे हुए हैं, जो कि राजस्थान में रहते हैं, सिर्फ वही लोग उस भाषा का प्रयोग करते हैं। इस भाषा का प्रयोग और कहीं अलग राज्य में नहीं होता है, नहीं बोलते हैं, सिर्फ वहीं के लोग इस भाषा को बोल पाते हैं। उसी प्रकार मगही, बुंदेलखंडी, मैथिली, ये सभी इत्यादि ऐसी भाषाएं हैं जो कि सिर्फ वहाँ के रहने वाले ही लोग बोल पाते हैं और कहीं के लोग इसे नहीं बोलते हैं। इसीलिए ये बोली कहलाता है, क्योंकि यह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। कहने मतलब ये हुआ कि आप जो घर में घरेलू भाषा का प्रयोग करते हैं, शुद्ध हिंदी छोड़कर, ऐसे तो सभी लोग शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं स्कूल में, अपने फ्रेंड में, लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं या कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो घर में अलग घरेलू भाषा एक होती है जिसका प्रयोग करते हैं। तो उसी घरेलू भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अब है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या है? तो राष्ट्र मीन्स होता है देश। राष्ट्र मीन्स क्या होता है? देश। तो राष्ट्र मीन्स देश होता है, तो जो पूरे राष्ट्र में अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है, मतलब जो भाषा पूरे देश में अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। कहने का मतलब यह होगा कि हमारे देश की आबादी लगभग 100 करोड़, 125 करोड़ के ऊपर है। यह 1 अरब 30 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ के लगभग है। ठीक है, तो इसमें से अधिकतर लोग, कहने मतलब होगा कि 100 करोड़ या 90 करोड़, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसीलिए इसका डिफिनेशन है कि किसी भी राष्ट्र में अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहते हैं। कहने वाला जो भी देश हो और उस देश में उनके जो नागरिक हैं, जो जिस भाषा का प्रयोग अधिकतर नागरिक करते हैं उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। जैसे कि हमारे भारत में इतनी जनसंख्या है, तो इतनी जनसंख्या में अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी है। उसी प्रकार अंग्रेजी, इंग्लैंड के अधिकतर लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, इसलिए वहाँ की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। चीन का अधिकतर लोग चीनी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए वहाँ का राष्ट्रभाषा चीनी है। रूस का अधिकतर लोग रूसी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए वहाँ का राष्ट्रभाषा रूसी है। अरब देश का अधिकतर लोग अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए वहाँ का राष्ट्रभाषा अरबी है, इत्यादि। तो कहने का मतलब हुआ राष्ट्रभाषा कि किसी भी देश में अधिकतर लोगों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब है राजभाषा। राजभाषा का मतलब हुआ कि जिस भाषा में हमारे सरकारी कामकाज किए जाते हैं, जिस भाषा हमारे दफ्तर के कार्य होते हैं, सरकारी कार्य होते हैं, उस भाषा को हम राजभाषा कह सकते हैं। जैसे कि हमारे कोर्ट कचहरी, हमारे किसी भी दफ्तर में हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। अब नोट में आइए, भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा हिंदी है। अब कोई पूछेंगे कि राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है,
तो हिंदी ऐसी भाषा है जो कि भारत की राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मतलब कि प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऐसे तो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। हम कह सकते हैं कि भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। 14 सितंबर 1949 आज़ादी के बाद, आप जानते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद 1949 को, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान ने राजभाषा के रूप में हिंदी को लिया। तभी से 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। करने वाला यह हुआ कि जो आप कॉपी में लिखते हैं, तो जब आप स्टार्ट करते हैं आप लिखने के लिए देवनागरी लिपि, तो आप कॉपी के बाएं से स्टार्ट करते हैं और बाएं से लिखते हुए आप दाएं की ओर जाते हैं। तो उसी को कहा गया है कि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। फारसी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अब देखिए फारसी लिपि मतलब कि उर्दू। अब देखिए उसमें क्या करते हैं कि आप कॉपी लेते हैं, जो फारसी लिखते हैं वे कॉपी लेते हैं और वे हमारी तरह हिंदी की तरह वे बाएं से नहीं लिखते हैं, बल्कि वे दाएं से लिखते हैं और दाएं से लिखते हुए वे बाएं की ओर आते हैं। इसलिए कहा गया है कि फारसी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। चीनी भाषा ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है, मतलब कि ये नहीं तो दाएं से लिखी जाती है और ना ही बाएं से लिखी जाती है, ये ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। तो बच्चों, ये आपका भाषा व्याकरण तथा लिपि का चैप्टर समाप्त हुआ। अब आपको जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसे आप फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, उससे याद करना आपका काम है। इसके अलावा मैं आपको ये क्वेश्चन है जो कि आपको घर में रहकर बनाना है। ये सारे इस चैप्टर का क्वेश्चन है, भाषा व्याकरण तथा लिपि का। ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको बनाना है। जो याद करने का है उसे आपको याद करना है, जो आपको बनाने का है उसे आपको बनाकर रखना है, ताकि आपको मालूम हो सके कि आपने कितनी जानकारी प्राप्त की है। जैसे कि ऊपर में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आप उत्तर तभी लिख पाइएगा जब आपको याद रहेगा। तो आपको उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप पूरा चैप्टर को याद कीजिएगा, उसके बाद इसे आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो पहले है उत्तर लिखिए, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए, फिर उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए, फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिर है नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए तथा सही के सामने सही व गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। उसके बाद फिर 5 में है नीचे दिए वाक्यों को व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध करके लिखिए। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। नीचे दिए उदाहरणों को पढ़कर बताइए कि वह भाषा का कौन सा रूप है। तो कहने में यह कि पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये आपको पूरा चैप्टर याद करना है। याद करने के बाद ही आप इसे बना पाएंगे, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप इसे याद कर लीजिए। याद करने के बाद आपको इसे बनाना है। फिर मैं आपका इसका सॉल्यूशन अगले भाग में दूंगा, ताकि आपको सही इसका उत्तर आपको मिल जाए और आप इसे मिला लें और आपने जो बनाया है उसे आप सही कर लें। तो बच्चों, मैं आपके सामने फिर भाग 3 अगले एपिसोड में लेकर आऊँगा, जिसमें कि आपका ये जो अभ्यास बनाने को दिया गया है इसका मैं उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।